नेशनल इनकम अकाउंटिंग के फोर्थ चैप्टर के बारे में आज बात कर रहे हैं। और प्रीवियस वीडियो पे मैंने इस फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट किया था और चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इस में हम वैल्यू एडेड मेथड पढ़ रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने वैल्यू एडेड मेथड के अंदर वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करना बताया था आपको। आज इस से वैल्यू एडेड मेथड और नेशनल इनकम कैलकुलेट करना बताएंगे। साथ में इस मेथड को कंप्लीट भी करेंगे। इस में आपको दो टॉपिक और पढ़ने पड़ेंगे। एक है आपका प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग और एक आपका प्रिकॉशन वाइल्ड टेकिंग द वैल्यू एडेड मेथड। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन वैल्यू एडेड मेथड। तो कौन कौन सी स्टेप्स हैं? सबसे पहली स्टेप है कि आपको आइडेंटिफाई और क्लासिफिकेशन करना है प्रोडक्शन यूनिट का। तो प्रोडक्शन यूनिट में मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियोस में बताया कि अगर एक्टिविटीज के आधार पर देखा जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बेसिस पर देखा जाए, तो थ्री सेक्टर्स आर देयर। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। और थर्ड वन इज टर्सरी सेक्टर और इट इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। तो सबसे पहले इन तीनों सेक्टर में हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या है? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो तीनों ही जो भी प्रोडक्शन यूनिट है, इन तीनों यूनिट में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए क्या है, उनकी टोटल सेल और उनका जो अनसोल्ड स्टॉक है, जो उनका रॉ मटेरियल के रूप में, सेमी फिनिश गुड के रूप में और फिनिश गुड के रूप में है, उनका एडिशन करके हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि वैल्यू आउटपुट के लिए ये मार्केट वैल्यू पर होता है और ग्रॉस वैल्यू होती है। ठीक, तो ऐसे ही हम तीनों का ही कैलकुलेट कर लेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट सेकेंडरी सेक्टर का और वैल्यू ऑफ आउटपुट टर्सरी सेक्टर का। ठीक, और इसके बाद फिर कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद, जैसे सेल प्लस चेंज इन स्टॉक तीनों का कर लिया, तो हमें टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा इन तीनों को सम करने के बाद। इसको सम किया इससे, अब हमें वाला आ जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक, पहले इंडिविजुअल निकलेगा, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्सरी सेक्टर का। फिर इन तीनों का जो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाए, उनको सम करके हम टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट कर लेंगे उस डोमेस्टिक टेरिटरी का। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में करेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो इसे शॉर्ट में बोलते हैं जीवीए एट एमपी। यही जीवी एट एमपी जाना जाता है जीडीपी एमपी के नाम से भी। यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड या डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक ही बात है। कैसे निकलेगा? हमने कैलकुलेट कर लिया वैल्यू ऑफ आउटपुट। इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम क्या करें, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दें। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होते हैं। इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कॉस्ट या आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन और इंटरमीडिएट कॉस्ट दो तरह से आपको मिल सकता है, या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा। तो क्या करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होते हैं, वो जो फैक्टर इनपुट्स हैं और जो नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं, उनका सम इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है। फैक्टर इनपुट में क्या कहते हैं, वो जो रेंट है, लेबर है, वेजेस है, ये सारे के सारे आते हैं फैक्टर इनपुट, यानी कि ये प्राइमरी इनपुट्स भी कहलाते हैं। दूसरा होता है नॉन फैक्टर इनपुट्स, ये सेकेंडरी इनपुट्स कहलाते हैं। जैसे आपने रॉ मटेरियल परचेज कर लिया, आपने पावर का बिल पे कर दिया, तो ये भी फर्म के एक्सपेंडिचर हैं, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से क्या हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। तो आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड मिल जाएगा, यानी कि आपने कितनी वैल्यू ऐड की, किस पर, मार्केट प्राइस पर। थर्ड स्टेप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में कैलकुलेट करेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसे डोमेस्टिक इनकम भी बोलते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एनडीपीएफसी हमने प्रीवियस क्या कैलकुलेट कर लिया, हमने प्रीवियस कैलकुलेट कर दिया है जीवीए एट एमपी। यही जीवीए एट एमपी क्या है, यही जीवीए एमपी जीडीपी एमपी है। तो मैंने आपको जब थर्ड चैप्टर पढ़ाया था, तो थर्ड चैप्टर में बताया था, वो तीन कॉन्सेप्ट बताए होंगे जो आपको याद होंगे।
पहला क्या था? पहला था ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू का डिफरेंस, दूसरा था मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का डिफरेंस, और तीसरा था डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का। तो उन्हीं का यूज करते हुए अब हम कन्वर्ट करेंगे इसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, वो सॉरी, एनडीपीएफसी में। तो सबसे पहले देखो, ये ग्रॉस वैल्यू है और ये नेट वैल्यू है। तो मैंने आपको बताया था जब ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पर आते हैं हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं, तो माइनस डेप हो गया। फिर ये मार्केट प्राइस है और ये फैक्टर कॉस्ट है, तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आते हैं तो हम माइनस कर देते हैं एनआईटी। अच्छा, जीवीए एट एमपी और जीडीपी एमपी एक ही है, इसलिए इस वी और डी एक ही होने की वजह से ये दोनों ही डोमेस्टिक इनकम है, इसलिए यहां पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। इसलिए एनडीपीएफसी कैलकुलेट करने के लिए जीवीए एट एमपी में से डेप्रिसिएशन और एनआईटी माइनस कर देते हैं। चौथी स्टेप में हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेट ऑफ नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होती है? एनएनपी एफ सी होती है। तो हमने कैलकुलेट कर लिया एनडीपी एफ सी, नेशनल इनकम एनएनपी एफ सी है। तो एनडीपी एफ सी में हम केवल क्या करें, एनएफआईए ऐड कर दें। ठीक, अगर यही सारी स्टेप हम एक बार में पूरा करना चाहते हैं तो एनएनपी एफ सी इक्वल्स टू क्या होगा, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इतनी की वैल्यू होगी वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसमें से हम माइनस कर देंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये वैल्यू हो गई हमारी, इतनी हो गई जीवी एट एमपी, इसमें से हम माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। तो ये हमारी हो गई एनवी एट एमपी की वैल्यू, इसमें से हम माइनस कर देंगे एनआईटी। तो ये वैल्यू हो गई एनवी एट एफ सी, और साथ में ऐड कर देंगे एनएफआईए। तो ये हो जाएगा एनएनपी एफ सी। तो एक लाइन में भी अगर आप जैसे न्यूमेरिकल आता है तो आप एक लाइन में इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब कभी कभार ऐसा होता है कि आपको जीवी एट एमपीवी कैलकुलेटर पता नहीं है कैसे कैलकुलेट होगा। कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ये भी नहीं दिया होता सेल, ये भी नहीं दिया होता चेंज इन स्टॉक, जीवी एट एमपी भी नहीं दिया होता, यानी कि कुछ नहीं दिया होता, तब आपको एनडीपी एफसी कैसे कैलकुलेट करना है। कुछ नए आइटम्स दिए होते हैं तब फिर आपको एनडीपी एफसी कैलकुलेट करने के लिए दिक्कत आएगी। उस दिक्कत के लिए आपको कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो दिया होगा। तो नेट फैक्टर इनकम, सॉरी, एनडीपीएफसी इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनपुट्स। अब फैक्टर इनपुट में क्या क्या आते हैं, चार चीजें आती हैं, कौन कौन सी, आप चार को ऐड कर दे। रेंट ऐड कर दीजिए, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट और प्लस वेजेस। इन चारों को जब आप ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एनडीपी एफसी। ऐसे भी कैलकुलेट हो जाता है। तो अगर वैल्यू एडिड मेथड में ये चार आइटम दिए तब आपको दिमाग में आएगा कि हमारे पास तो ये आइटम है ही नहीं जो हमें बताए गए। तो आप इन चारों को ऐड करके एनडीपीएफसी डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद एनएनपीएफसी कैलकुलेट कर देंगे एनएफआईए ऐड करके। एक और तरीका है, वो और बता देता हूं मैं आपको। क्या करना है आपको, वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है, या आपने कैलकुलेट कर लिया, तो इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप क्या करो, सिंपल नॉन फैक्टर इनपुट पे माइनस कर दो। नॉन फैक्टर इनपुट्स में मैंने अभी आपको बताया था कौन कौन से होते हैं। जो रॉ मटेरियल आपने परचेज किया वो नॉन फैक्टर इनपुट्स है, जो आपने पावर का पेमेंट कर दिया वो नॉन फैक्टर इनपुट्स हैं, कुछ ऐसे ही अदर एक्सपेंसेस होते हैं जो फर्म के होते हैं वो सारे नॉन फैक्टर इनपुट से होते हैं। उन सबको ऐड करके वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस कर देंगे तब भी एनडीपीएफसी आपको मिल जाएगा। बच्चों, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में जब आप वैल्यू एडेड मेथड का यूज करते हैं तो उस टाइम पीरियड में हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड। तो सेकंड हैंड गुड जो प्रीवियस ईयर में जिनके पेमेंट हो चुके हैं,
इसलिए उन्हें नेशनल इनकम अकाउंटिंग में करंट ईयर में इंक्लूड नहीं करते। तो अगर किसी ने अपना परचेज किया है या सेल किया है सेकेंड हैंड गुड, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन यहाँ एक चीज नोट करने वाली बात है कि अगर इस सेल और परचेज पर किसी ने कमीशन मिला है, ब्रोकेज मिला है, तो वो फ्रेश इनकम है उस साल की, उस ईयर की वो फ्रेश इनकम होने की वजह से वो तो इंक्लूड होगी, लेकिन गुड्स और सर्विसेज से मिलने वाले सेकेंड हैंड गुड्स और सर्विसेज से मिलने वाले पेमेंट को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। चाहे आप परचेज करो चाहे आप सेल करो, उससे कोई मतलब नहीं कि आपने परचेज किया है तो भी कोई मतलब नहीं, और जब आपने सेल किया तो भी आपसे जो इनकम हुई वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि उसके प्रीवियस पेमेंट हो चुके हैं प्रीवियस ईयर में। दूसरा है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। तो इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को भी वैल्यू एडिड मेथड यूज करते समय इंक्लूड नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड इज ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, यानी कि जो फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है उस फाइनल आउटपुट में उस इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड है। ये अगर इंक्लूड कर दी तो प्रॉब्लम आएगी किसकी? डबल काउंटिंग की। एक ही प्रोडक्ट की वैल्यू दो बार काउंट हो गई, इसलिए इसे अवॉइड करने के लिए इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते। तीसरा है डोमेस्टिक सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड। जैसे हाउस वाइफ की सर्विस है वो इंक्लूड नहीं होगी। एक टीचर ने अपने बच्चों को खुद घर पर ट्यूशन में पढ़ाया, जो पढ़ाया उस पर उसने टाइम स्पेंड हुआ, लेकिन इसका कैलकुलेशन मुश्किल है। हाउस वाइफ जो घर में डोमेस्टिक सर्विसेज देती हैं उनकी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल है, इसलिए इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। अगर यहाँ पर किसी मेड ने काम किया है आपके यहाँ, तो वो वैल्यू तो इंक्लूड की जाएगी, क्योंकि उसका जो पेमेंट है आपने किया है तो वो तो आपको आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन हाउस वाइफ जिस डिवोशन के साथ अपने घर में काम करती हैं वो डिवोशन मेड नहीं कर सकती, और उनके डिवोशन की वजह से उनकी उस सर्विसेज की एस्टिमेशन इम्पॉसिबल है, इसलिए नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ये भी इंक्लूड नहीं किया जाता। तीसरा सॉरी फोर्थ है वैल्यू ऑफ रिटेन्ड गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अगर आपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए किसी गुड को प्रोड्यूस किया है तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। जैसे बहुत सारे फार्मर्स होते हैं, मार्जिनल फार्मर या पुअर फार्मर्स होते हैं, वो उनके पास स्मॉल पीस ऑफ लैंड होता है। उस स्मॉल पीस ऑफ लैंड पर जो वो उन्होंने प्रोडक्शन किया वो सारा का सारा खुद ही कंज्यूम कर लिया। इससे जो आसानी से होगी कि उसकी वैल्यूएशन होना आसान है, इसलिए वो जो सेल्फ कंज्यूम कर लिया उसकी मार्केट वैल्यू है। जैसे एक फार्मर है, मार्जिनल फार्मर है, उसने केवल 5 कुंटल गेहूं प्रोड्यूस किया, तो उस 5 कुंटल गेहूं की एस्टिमेशन करना, मार्केट वैल्यू पता करना बड़ा आसान सा काम है, इसलिए उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम अकाउंटिंग में ऐड किया जाएगा। फिफ्थ है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। ओनर ने अपनी ही बिल्डिंग पर जो रेंट दिया है वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि वो फैक्टर पेमेंट है किसका? लैंड का। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग क्या होती है? एक ही प्रोडक्ट के मोर देन वैल्यू मोर देन वन टाइम, इट मीन्स काउंटिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ द सेम प्रोडक्ट मोर देन वंस। यानी कि जब एक ही प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आपने एक से ज्यादा बार इंक्लूड कर लिया। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे एक फार्मर है, उसने वीट प्रोड्यूस किया और ये वीट उसने प्रोड्यूस किया 500 रुपीज का। इसमें हम एज्यूम कर लिया कि ये उसकी फाइनल फैक्ट पेमेंट है, यानी कि जो कुछ भी है वो सारी इंक्लूड करने के बाद 500 है। इसने ये एज्यूम कर लिया कि इसने कोई भी इनपुट, फैक्टर इनपुट या इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं लगाई, ये सारा का सारा 500 का है। इसने क्या किया, इस वीट को फर्म ए को सेल कर दिया।
तो फर्म ए के पास ये तो परचेज हो गया, 500 का परचेज है, जो इसका सेल है वो इसका परचेज है, सेम अमाउंट होगा। अब इस फर्म ने क्या किया, इस फर्म में ये मिल है और इसने फ्लोर बना दिया, और ये जो फ्लोर है वो उसने 700 का सेल कर दिया, किसको, फर्म बी को। तो फर्म बी के लिए परचेजिंग कितने की होगी, फर्म बी की परचेजिंग होगी 700 की। और फर्म बी क्या कर रही है, फर्म बी ब्रेड बना रही है। उसने ये ब्रेड बाजार में सेल की कितने की, 900 की। और उस फर्म बी के बाद ये फर्म सी के पास आया। फर्म सी एक टर्जरी सेक्टर है, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर है, और उसने इस 900 की ब्रेड को 1000 में सेल कर दिया, किसको, कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर के पास परचेज कितने की होगी, वो होगी 1000 की। अब अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात की जाए, अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करें, तो हमारे पास यहाँ एक तो फार्मर पहला वीट, दूसरा फर्म ए यानी कि जो मिल है जिसने फ्लोर बनाया, फर्म बी जो ब्रेड बनाती है, फर्म सी जो केवल ब्रेड को कंज्यूमर तक सेल करती है, और ये सारी फर्मों ने वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो सबसे पहला आपका 500, दूसरा फर्म ए का कितना है, उसने सेल किया 700 का, तो प्लस कर दो 700। तीसरा फर्म बी ने तो परचेज किया 700 का, लेकिन सेल कितने के किया, 900 का, तो उसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट 900 हो जाएगी। फर्म सी ने 900 का परचेज किया था, लेकिन उसने सेल किया कितने का, 1000 का। अब ये फर्में ऐसा करेंगी क्यों, वो ऐसा मानती हैं कि उनके लिए वो प्रोडक्ट क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है, यानी कि उन्होंने उसमें कोई चेंज नहीं, जो कुछ भी चेंज, जैसे वीट का फाइनल मान लिया फार्मर ने, फर्म ए ने फ्लोर को अपना फाइनल मान लिया, फर्म बी ने ब्रेड को अपना फाइनल मान लिया, और उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो हमारे पास कितना होता है, हमारे पास होता है 12, 22 और ये हो जाएगा 31। तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट हमें कितने का मिल रहा है, 3100 का, जबकि एक्चुअल में ये नहीं है। एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में है वैल्यू एडेड। क्या होगा, जब फर्म ए ने वीट परचेज किया था 500 का, तो उसने वैल्यू कितनी ऐड की, उसने वैल्यू ऐड की 200 रुपीज की, और पहला कितना था 500 जो वीट फार्मर ने प्रोड्यूस किया। तो फार्मर का तो हम एज्यूम कर ले कि उसने कोई इंटरमीडिएट कॉस्ट नहीं की, तो ये तो हमने एज्यूम किया हुआ है पहले से, तो उसका तो फाइनल आउटपुट 500 का हो गया। अगर ऐसी बात हो तो देखो यहां से स्टार्ट करो, तो वीट इसमें भी यूज हुआ, वीट इसमें भी यूज हुआ, वीट इसमें भी यूज हुआ, तो वीट को 3 बार यूज कर लिया गया, वीट की वैल्यू को। फर्म ए ने फ्लोर यूज किया, तो फर्म ए के फ्लोर को कितनी बार यूज किया गया, 2 बार यूज किया गया। ऐसे ही ये आगे कंटिन्यूटी में चला, इसलिए ये वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पर फर्म ए ने क्या किया, फ्लोर बनाया, और 500 के वीट के साथ फ्लोर बनाया, तो उसने वैल्यू ऐड की कितने की, 200 की। फिर फर्म बी ने इस 700 के फ्लोर से बनाया क्या, ब्रेड, वो कितने में ऐड किया, उसने उसने भी 200 ऐड किया, तो ये भी इसमें 200 ऐड कर दो। फिर कंज्यूमर तक कितने का पहुंचा, 1000 रुपए में पहुंचा, और 1000 रुपए में और इसमें कितने का फर्क है, 100 रुपए का, तो ये 100 रुपए भी ऐड कर दो। अब कितना आया, ये आ गया 500 टू 700 टू 900 और ये 1000, यानी कि यहां पर हमें मिल रहा है 3100, और एक्चुअल में हमारा वैल्यू ऐड कितने का हुआ है, 1000 का ऐड हुआ है। तो अगर इस प्रॉब्लम को हमें शॉर्ट आउट करना है, तो ये प्रॉब्लम आती है इसमें, वो है डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। इसको अवॉइड करना बहुत जरूरी है, और बिना अवॉइड किए हुए हमारी नेशनल इनकम तो बढ़ी हुई नजर आएगी, एक्चुअल में ये होगी नहीं। यहाँ बढ़ी हुई तो हमें नजर आ रही है 3100, और जबकि एक्चुअल कितनी है हमारी
1000। ये प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड कैसे किया जा सकता है? तो इसके अवॉइड करने के दो तरीके हैं। पहला वैल्यू एडिड मेथड, जो अभी मैंने आपको बताया था। दूसरा है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड। इन दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं। तो वैल्यू एडिड मेथड में क्या करना है, वैल्यू एडिड मेथड में वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करना है। अब वो कैसे करेंगे, तो जैसे अभी बताया था मैंने 500 सॉरी 700 जो फर्म ए का कितने का था, 700 का था। तो 700 में से उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट कितने की थी, वो 500 की थी, वो माइनस कर दो, हमें 200 मिल जाएगा। फर्म बी का कितने का था, फर्म बी का आपका 900 का था। तो उसमें इंटरमीडिएट कॉस्ट कितने की थी, उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट 700 की थी, उसे माइनस कर दो, आपको फिर से वैल्यू एडिट मिल जाएगी। फर्म सी का कितने का था, फर्म सी का वैल्यू ऑफ आउटपुट 1000 रुपीज का था, उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट 900 की थी, आंसर आ जाएगा 100। अब हम क्या करें, इन सबको ऐड कर लें। तो सबसे इनिशियल पहले तो हमारे पास 500 था, क्योंकि हम एज्यूम करके चले थे कि फर्म ए यानी कि फार्मर ने कोई भी चेंजेस नहीं किए, कोई भी इंटरमीडिएट कॉस्ट पे नहीं की। तो 500, फिर फर्म ए ने 200 का एडिशन किया था वो, फर्म बी ने भी 200 का एडिशन किया था वो, और फर्म सी ने 100 रुपीज का एडिशन किया था वो। इन सबको हमने ऐड कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा 1000। ये तो पहला तरीका हुआ जिससे कि हमें अवॉइड कर सकते हैं डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम। दूसरा तरीका क्या है, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड के रूप में गुड किसको मिली, गुड मिली कंज्यूमर को। कंज्यूमर इज द फाइनल यूजर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। तो उसने कितने में परचेज किया था, उसने परचेज किया था 1000 का। तो फाइनल गुड की वैल्यू और वैल्यू एडेड की वैल्यू दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। तो इन दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन नोट कर रखा है, उसका सॉल्यूशन करके बताता हूँ आपको। तो देखो आइटम हमें दिए हुए हैं, 6 आइटम दिए हुए हैं और हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू एडेड बाय फर्म एक्स। कोई एक फर्म है जिसने वैल्यू ऐड कितनी की। तो यहाँ दिया हुआ है सेल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मशीन, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ऐसे ऐसे करके 6 आइटम दिए हुए हैं और हमें कैलकुलेट क्या करना है, वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू एडेड इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक तो चाहिए सेल और चेंज इन स्टॉक, और माइनस कर देंगे इसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो सबसे पहले सेल कितना दे रहा है, सेल दे रहा है 600 रुपए की। चेंज इन स्टॉक वो करेंगे हम क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो वो हमारा आपका कितना हो जाएगा, 40 माइनस 10 इक्वल टू 30। और इंटरमीडिएट कॉस्ट में, अब इंटरमीडिएट कॉस्ट में आपको देखो यहां लिखा है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मशीन और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ऐसे करके 3 आइटम दिए हैं, लेकिन ये 3 आइटम हम इन तीनों को ऐड करके माइनस नहीं करेंगे, केवल और केवल क्या लेंगे, एक आइटम लेंगे, वो है आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। क्योंकि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में ऑलरेडी इंक्लूड है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि इंपोर्ट। अगर यहां पर लिखा होता डोमेस्टिक परचेज, इसको अगर यहां पर डोमेस्टिक परचेज लिखा होता तो हम यहां पर इंपोर्ट को ऐड करते,
लेकिन यहाँ पर परचेज लिखा है तो इसमें ऑलरेडी ये इंपोर्ट ऐड है, इसलिए हम 2 बार इसका एडिशन नहीं करेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 200 की। तीसरी बात, परचेज ऑफ मशीन। परचेज ऑफ मशीन रॉ मेटीरियल नहीं है, वो क्या है, वो फाइनल गुड है, कैपिटल गुड है, फाइनल गुड है। प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, उस मशीन से प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा। जबकि यहाँ रॉ मेटीरियल में चेंज होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगी फाइनल गुड में, इसलिए इसको भी शामिल नहीं करेंगे और इसको भी शामिल नहीं करेंगे, केवल और केवल रॉ मटेरियल की वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 630 माइनस 200 इक्वल टू 430। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको कैलकुलेट करना है एनवी एट एफ सी। अब एनवी एट एफ सी का फॉर्मूला पहले हम नोट कर लेंगे। एनवी एट एफ सी इक्वल टू, यहां जो आइटम दिया है वो हमें सेल दिया है, तो हम सेल से ही फॉर्मूला बनाएंगे। सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस डेप्रीशिएशन माइनस एनआईटी। अब इसमें जितने भी और एक्स्ट्रा जो आइटम्स गिवन है वो हमारे काम की नहीं है, उनको लेकर आप परेशान ना हो कि ये नहीं आया ये नहीं आया, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो नहीं आए, हमारे फॉर्मूले में जो आइटम आ रहे हैं बस उन्हीं की वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे, बाकी सारे वैल्यू हम क्या कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। अब ऐसे ही यहाँ पर देखो, सेल दी है आपकी 300 की और एक्सपोर्ट भी दिया है। फिर यहाँ पर यही बात है कि अगर एक्सपोर्ट है तो वो हमारे लिए सेल है, तो जब सेल केवल लिखा होता है तब उस सेल में ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंक्लूड होते हैं, इसलिए सेल और एक्सपोर्ट को 2 बार काउंट नहीं करना, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी एक ही प्रोडक्ट की। अगर यहां पर लिखा होता डोमेस्टिक सेल तो फिर एक्सपोर्ट को ऐड करते, अदरवाइज एक्सपोर्ट को ऐड नहीं करेंगे, यहां पर हम सेल ही लेंगे केवल। तो हमारी सेल कितने की है, वो है 300 की। ऐसे ही यहाँ चेंज इन स्टॉक भी लिखा है और ओपनिंग स्टॉक भी लिखा है, ये भी गड़बड़ नहीं करना, केवल और केवल चेंज इन स्टॉक ही लेना है, क्योंकि चेंज इन स्टॉक में पहले से ओपनिंग स्टॉक माइनस करके दिया हुआ है। अगर आपने दोबारा माइनस कर दिया तो फिर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और आंसर रॉन्ग आएगा। इसलिए केवल चेंज इन स्टॉक लेंगे तो वो आ जाएगा आपका 20 माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वो हमको दिया हुआ है 120 का। डेप्रीशिएशन वो भी दिया हुआ है, वो 30 का दिया हुआ है, और एनआईटी हमें दिया है 15 की। तो ऐसे करके हमारे पास ये तो वैल्यू हो गई 320 की, ये कितनी हो गई 150, और ये हो गई 165 की। माइनस कर दो 5 5 और 1, आंसर आ गया 155 करोड़। ये आपका आ गया एनवी एट एफ सी। अब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये कब काम करेगा, ये काम करेगा तब जब हम एनवीए एनएनपी एफसी निकालेंगे। तो मैं इसी न्यूमेरिकल में ये भी बता देता हूं आपको। अगर आपको एनएनपी एफसी निकालनी है तो आपके पास है क्या, एनवीएट एफसी है, और प्लस करना पड़ेगा एनएफआईए। तो एनवीएट एफसी कितनी है हमारी, वो है आपकी 155। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, जबकि हमें चाहिए क्या, नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए। तो जब टू अब्रॉड दिया होता है तो ये प्लस किया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, तो -10 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 145। तो मैंने आपको थ्योरी जब एनएफआई बताया था, जो थ्योरी में प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हो, तो बताया था कि 3 कंडीशन हो सकती हैं। एनएफआई नेगेटिव है, यानी कि हमारे पेमेंट्स ज्यादा हैं और रिसीविंग कम है, इस वजह से हमारी डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होगी, नेशनल इनकम कम होगी। अगर आपका एनएफआई पॉजिटिव है तो आपकी डोमेस्टिक इनकम कम होगी और नेशनल इनकम ज्यादा होगी। तीसरा कंडीशन, एनएफआई अगर 0 है, ये कब होगा, जब वो डोमेस्टिक टेरिटरी का दूसरे वर्ड से कोई रिलेशन नहीं होता, तब एनएफआई 0 होता है, और इस कंडीशन में डोमेस्टिक इनकम ही नेशनल इनकम होती है।
ठीक है? आपको और सारे क्वेश्चंस आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएँगे, वहाँ से आप उनको सॉल्व करिए, फिर को अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।